बोलने वाले की सफाकाना हंसी सुनाई थी। वो ये जानना चाहता था कि तुम बतदरीज अलग होते हुए दोबारा क्यों उस तरफ राग़िब हो रहे हो। जी जहांगीर फंसी फंसी आवाज में रहा, और तुम्हारे नजदीक उसकी ये मोशगाफी नाकाबिले जिक्र थी। भाड़ खाने वाले लहजे में पूछा क्या? वो समझ रहा था कि तजवीज़ मेरी है। जहांगीर के लिए बोलना दुश्वार हो रहा था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि बोलने वाले ने मीटिंग में मौजूद न होने के बावजूद डैनी के अल्फाज सुनकर कैसे अंदाजे कायम कर लिए थे। वो डैनी के चिढ़ाने वाले रवैये की बिना पर खुद भी उससे अक्सर नाला रहता था, मगर वो उसका जानिसार दोस्त था। उसके बारे में जहांगीर सोच भी न सकता था कि सरबराह से उसकी शिकायत करे, मगर अब्बास खुद डैनी के बारे में खुरिद रहा था। वो तुम्हारे अहकामात का पाबंद था। जहांगीर को प्रतिकार सुनाई थी। उसे जुरात कैसी हुई कि उस किस्म की बकवास करे? बस जरा वो ज्यादा बोलता है। जहांगीर अपनी पेशानी से पसीना साफ करते हुए नकाहसदा आवाज में बोला, और जिसके अलावा लहजे से बगावत की बू आ रही थी। सर्द और बेहमाना लहजे में कहा गया, चाहे उसका इलाज करना पड़ेगा। जहांगीर कांप उठा। इलाज का मतलब वो बखूबी समझता था। इस बार उसे माफ कर दे, आइंदा मुहतात रहेगा। जहांगीर गया। लाजिम पर चंद सानियों के लिए सकूत छा गया, जैसे वह सोच में पड़ गया हो। उसकी पुरस्कून आवाज सुनाई दी, तुम जिम्मेदार आदमी हो, तुम्हारी सिफारिश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन याद रखो कि मैं हर वक्त अपनी आंखें खुली रखता हूँ। मुझे अंदाजा है सर। जहांगीर झिझक तो हुआ, मगर मैं हैरान हूं कि आप लफ्ज ब लफ्ज बात कैसे दोहरा लेती हैं। नोटिसर जहन सी फुरगुरूद थी। जीवा हाउस पूरी तरह बगड़ है। मैं मीनों दूर हुए के बावजूद उस छत के नीचे लिए जाने वाले सांसों की आवाज भी सुन सकता हूँ। वहां बहुत कुछ कहा जाता है। यह और बात है कि मैं गैरजुल बातों में सर नहीं तपाता। जहांगीर के बदन में सनसनाहट तोड़ गई। मेरे लिए आपकी जात हैरतनाक है सर। वहां कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिस पर बिग होने का शुभा किया जा सके। इस चक्कर में भी ना पड़ना। तजीबी लहजे में कहा गया, तुम कभी उनका सुराग नहीं पा सकोगे। हाँ, मीटिंग रूम में नस्ब आले के रिसीवर में कुछ फनी खराबी हो गई है, तो मुझे एक आर्जी ट्रांसमीटर वहां पहुंचाना पड़ा। वो नन्ना साथ ताकत और ट्रांसमीटर तुम्हारी कुर्सी के पास मेज की निचली सतह से चिपका हुआ है। मेरा पुराना रिसीवर ठीक हो चुका है। चाहो तो नया ट्रांसमीटर निकाल कर तलब कर दो। जहांगीर सुन होकर रह गया था। उसका ज़हन माज़े के उन तवज्जों में उलझ गया जो वजीव हाउस में करता रहा था। कहीं उसके मुंह से कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात न निकली हो जो उसकी गिरफ्त का सबब बन जाए। किस कदर वो बेबस था सरबराह के सामने। बहुत बेहतर सर। उसे अपनी आवाज किसी गहरे कुएं की तह से उभरती हुई महसूस हुई। बगैर किसी जवाब का सिलसिला मुनक़ता हो गया और जहांगीर रिसीवर क्रेडल पर डालकर थकी हुए अंदाज में सहरी पर गिर गया। उस पर दिखकर पट्टियों में धड़क रहा था। बदन में चुंटियां रेंग रही थी और तनफ्फुस की रफ्तार तेज हो चुकी थी। उसका दिल चाह रहा था कि उस वक्त जीवा हाउस की तरफ तोड़ लगाते और कॉन्फ्रेंस टेबल के नीचे से ट्रांसमीटर उखेड़ने के बाद उस इमारत को उधेड़ कर रखते, मगर खौफ के बायस उसे अपनी ख्वाहिश दबानी पड़ी। उसे वाज़ेह तौर पर ऐसी किसी हमाकत के इर्तिकाब से रोका गया था। ग्रुप में उसकी सरबराही का आगाज बहुत अच्छे अंदाज में हुआ था, मगर कोई गैर महसूस तरीके पर उसकी जात पर सरबराही की गिरफ्त मजबूत होती गई थी और अब वो अपने साय से भी खौफ महसूस कर रहा था। उसका अंदाजा था कि अब वो अपने पुरस्कार सरबराह की मर्जी के बगैर आजादी से सांस भी न ले सकेगा। बज़ाहिर वो आजाद था, मगर हकीकत में किसी नादीदा जात का कैदी। वो बिस्तर पर चित पड़ा छत को घूरते हुए गहरे गहरे सांस लेता रहा। बने हुए यह था कि उन दिनों उसकी बेवी लाहौर गई हुई थी। फंदा वो यकीनी तौर पर उससे खासी करीब बाज पुलिस करती और उसके लिए जवाबदही मुश्किल हो जाती। उसकी बीवी लाहौर के एक मुअज़्ज़ज़ घराने की बेटी थी, जिसका कराची में भी कारोबार था। कौम की शादी रवायती अंदाज में हुई थी, मगर वो जहांगीर को बेहद चाहती थी। उसका नजदीक जहांगीर एक ओस दर्जे की टेक्सटाइल फैक्ट्री का बिला शिरकत करने वाली था, जहां से उसे माकूल आमदनी थी। वो उसकी खुफिया कारोबार से कतीला इल्म थी और जहांगीर के लिए उसका खुफिया कारोबार ही सब कुछ था। उसमें कमाकर उसने एस्टेट एजेंसी की आड़ दी और अपने असासों के इजहार की एक कानूनी राह निकाली। वही मकान के बाद वो फैक्ट्री खरीद ली। जब उसके पास पैसा आया तो किसी ने भी उसके माजी के बारे में ज्यादा जुस्तजू नहीं की और रफ्ता रफ्ता वो मुआशरे का एक आबरूमंद रुकन बन गया। अब उसे आमदनी के साथ अपनी ये आबरू भी बहुत अजीज थी। चर्च के मुजम्मरात खासे तबाकुत थे। भंग के पौधों की काश बहुत आसान थी और फिर उससे चर्च की जारी बहुत ज्यादा दुश्वार नहीं थी। मुफीदा नून से मावरा चरस फरोज फखरिया अपनी दुकानों पर पहाड़ी बकरों के सफेद खालों वाली खाल की नुमाइश किया करते थे, जो शरीका खान की तशहीर का एक जाना बोझा जरिया था, जिसकी मदद से बेहतरीन चरस तैयार की जाती थी। चरस की यह गोली 4 से 6 घंटों के लिए काफी होती थी। जहरी स्याही माइल सब्ज गोली को दिया जलाई की हरारत नरम कर देती थी। फिर उसे तंबाकू में मिलाकर हथेली पर खूब अच्छी तरह रगड़ा जाता था ताकि दोनों चीजें यकजान हो जाए। फिर तंबाकू से भरी हुई सिगरेट के गहरे गहरे कश दूसरे ही आलम की सैर करवा देती थी। आंखें बतदरीज सुर्ख होते होते खूनी कबूतर का रंग इख्तियार कर ली थी। दिल की धड़कनें तेज हो जाती, प्यास का एहसास बढ़ने लगता, सीरे पर खिंचाव तारी हो जाता, हल्की सी गनूदगी की कैफियत लिताफत के एक समंदर में हिचकोले देने लगती और भूख खिल जाती।
मगर पीने वालों को इन असरात का न ज्यादा एहसास होता था और न उन्हें उनसे कोई गर्ज थी। उनके लिए चरस एक ऐसा सस्ता नशा था जिसकी मदद से जहन आलमे सरूर में खोकर जमानो मकां के एहसास से यत्सर आरी हो जाता था। चरस के सारे 8 घंटे काम करने वाला मजदूर पलक झपकाए और थकान महसूस किए बगैर 16 और 18 घंटे तक काम कर सकता था। कराची से हैदराबाद तक पहुंचकर ऊँघने वाला ट्रक ड्राइवर कहीं रुके बगैर मुल्तान तक मुसलसल ड्राइविंग कर सकता था। उसके मुअज्जर असरात से नशेबाज बेखबर थे या जानबूझकर उस बारे में सोचना नहीं चाहते थे। नए आदि तो आसानी से असाबी इस्तिलाल का शिकार हो जाते, जो आदि थे उनके भी असाबी रद्द-ए-अमल में हम आहंगी बरकरार न रहती। बशारत के जावियों बदल जाते, पतोखाल से लेकर सरापा तक बदला बदला नजर लगता और सबसे बड़ा असर कुव्वत फैसला पर पड़ता, जो गड़े चंद 100 गज दूर होती मीलों दूर नजर आती। सामने से सड़क के वस्त में आता हुआ जो है ट्रक कच्ची पटरी पर चलता हुआ नजर आता और यूं हो नाक हादसे रूनुमा होते। मुतअद्दिद हलाक हो जाते, जो बच रहते वो भी जख्मों से चूर होते या जिंदगी भर के लिए माजूर हो जाते। लेकिन उन तबाहकारियों के बावजूद चरस मकबूल थी। रोज बरोज उसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा था। सस्ती आबादियों में ठिकाना बनाने के बाद यह अवाम मुअज़्ज़ज़ घरानों को भी अपनी लपेट में ले चुकी थी और शहर में चरस की रोजाना खपत मनों की बिल्तार में हो रही थी। मगर माहिरीन को एक ही उम्मीद थी, इब्लाग आमा के जराए से चरस की तबाहकारी की तशदीद लोगों को गोल बरगोल उस वबा में मुब्तला होने से बचा सकती थी और जो उसे तर्क करना चाहता था थोड़ी सी कुव्वत इरादी के साथ उसे तर्क कर सकता था। चूंकि चरस का चुंगल बहुत ज्यादा होलनाक नहीं था। 2-4 दिन की तलब सुस्ती और थकान के बाद उसके एहसास यकसर खत्म हो जाते थे। उन उम्मीदवारों के साथ ही ईमानदार अहले कारवाने चोर दरवाजों का भी कला कमा करने में मसरूफ थी, जिनसे गुजर कर ये जोद असर नशा मुआशरे की रगों में सरायत करता जा रहा था। पाकिस्तानी में नहीं बल्कि दुनिया के गोशे कोशे में चरस मकबूल हो रही थी। नौजवान लड़कों और लड़कियों के ग्रुप इज्तिमाई तौर पर इसमें मुब्तला हो रहे थे। मौसीकार इसके सुरूर में लाफानी धुनें तराश करने के दावेदार थे। तालिब इल्मों में ये शौक फैशन बन रहा था। अदाकार इसके दम लगाकर सेट पर घंटों तेज तरीन रोशनियों में काम करते और फिर नया शाट देने के लिए तैयार रहते। जिंदगी का कोई शोबा उस वबा से महफूज नहीं था। मुल्की मफाद को अपनी जिम्मेदारी समझने वाली हुकूमत पूरी कुव्वत के साथ उस लानत का कला कमा करने में मसरूफ थी। आलमी इदारे हरकत में आ चुके थे और सारी कोशिशें उस एक नुक्ते पर मरकूज थी कि उन जमीनों को बांध कर दिया जाए जहां बरगे हशीश के पलबने के आसार हो। उसकी पैदावारी मराकज को निस्तो नाबूद के बगैर उस जरी लानत से लिजात नामुमकिन थी। मबे लिकाम इतना आसान नहीं था। जनूबी अमेरिका, शुमाली अफ्रीका और एशिया के दुश्वार गुजार इलाकों में इस मुनाफा बख्श फसल की काश्त जारी थी। इलाके अव्वल तो वैसे ही बैरूनी अनासर की पहुंच से बाहर थे और जहां पहुंचा भी जा सकता था वहां शहरी कवानीन की रसाई नहीं थी। उस दौरान में जब आबकारी के महकमे को मुखबरों से ये इतला मिली कि शहर में अचानक चरस का कहर पड़ गया है, तो पूरे महकमे में हैरत की एक खुशगवार लहर दौड़ी। चंद ऐसे भी थे जो इस खबर को अपने सुहाने मुस्तकबिल के लिए फाले बद समझ कर मुंह लटकाए बैठे थे। पिछले 4-5 हफ्तों में न पुलिस ने कोई बड़ा छापा मारा था, न आबकारी के हुकाम ने भारी मिकदार में माल पकड़ा था। सारी कार्रवाई घूमते फिरते आवारा गर्द लोगों तक महदूद थी, जिनके कब्जे से 200-400 ग्राम माल बरामद होता था। ऐसे जरखेज माहौल में चरस का कहत एक अनहोनी सी बात लगती थी। लिहाजा आला अफसरान जाती तौर पर इन इतलात की तस्दीक पर तुल गए। गुलबाज खान शहर के एक मशहूर तरीन अड्डे का मालिक था। छड़े और चरस से आला वलायती शराब तक हर शय उसके ठिकाने पर मिल जाती थी, लेकिन अड्डे के गुरबोजवार में उन अशिया का इस्तेमाल ममनू था। जरूरतमंद आते और रकम अदा कर मतलूबा नशा साथ ले जाते। अपने उस कारोबार के तहफ्फुज़ के लिए वो महाना एक भारी रकम मुतल्लिका एजेंसियों को अदा करता था। लेकिन जब चरस का बहरान पैदा हुआ तो गुलबाल की आमदनी बुरी तरह मुतासर हुई, क्योंकि उस इलाके में सबसे ज्यादा खपत चरस ही की थी। जब उसकी आमदनी में फर्क आया तो उसने भत्ते की रकम में भी नुमाया कमी कर दी। उस दिन दरमियानी आदमी को रकम में कमी का सबब बता दिया था, जिसकी तस्दीक पिछले हफ्तों में मुखबरों की इतलात से होती थी। लेकिन जब अपने मफादात पर जर पड़ी तो लोग यकीन न कर सके कि उनकी चश्मपोशी के बावजूद शहर में चरस का बहरान है। इसमें यकीनी का एक ही नतीजा बरामद हुआ और गुलबाज खान की नीयत पर शुबा किया जाने लगा। उसके अड्डे पर घेरना नामुनासिब था। वहां उसके हवारियों के अलावा गाहक भी उसके हामी हो जाते और पार्टी संगीत दुश्वारियों से 2-4 हो सकती थी। लिहाजा फैसला किया गया कि गुलबाज खान को थाने में बुलाकर बाज पुलिस की जाए। उसे बुलाना भी एक मसला था। वो लाख नापसंदीदा और गुंडा से ही, लेकिन बाकायदा खराज गुजार था। उसके भस्तों की बाकायदगी ने उसे बहुत खुद सर और बदजुबान सा बना दिया था। यही वजह थी कि गश्त वाले भी उसके अड्डे से कन्नी ततरा कर गुजरते थे। उसके अपने अड्डे पर किसी सरकारी एहलकार की मौजूदगी से बरहमी का जवाज भी था, जिसका वो बरमला इजहार करता फिरता था। उसके ग्राहकों में लफंगों के साथ साथ शुरफा की भी माकूल तादाद थी, जो नशे के साथ इज्जत के भी शौकीन थे। उन्हीं का एतमाद कायम रखने के लिए गुलबाज खान भारी रकूम अदा करता था।
ताकि उसके ग्राहक बिला किसी खौफ व तरद्दुद के उसके अड्डे पर आते रहे। आखिरकार एक नए ASI को तलबी का पैगाम गुलबाज खान तक पहुंचाने पर मामूर किया गया। उसे समझा दिया गया था कि वहां जाते हुए वो वर्दी के बजाय सादा लिबास इस्तेमाल करे। वो सादा पोश जवान अफसर गुलबाज खान के अड्डे पर पहुंचा तो वहां लोगों की खासी आमदोरफ्त जारी थी। वो अफसर सीधा काउंटर पर जा पहुंचा। गुलबाज खान अपने ग्राहकों के चेहरे खूब पहचानता था। एक अजनबी को सामने पाया तो उसके चेहरे पर बल पड़ गए। गुलबाज खान तुम ही हो? अफसर ने अपनी तसल्ली के लिए सवाल किया। वो उसका नाम ही सुनता रहा था, सूरत आशना नहीं था। बस अंदाजे से काउंटर पर चला गया था। क्या बात है? काउंटर वाले ने दरस्त लहरे में पूछा। काननदार साहब ने तुम्हें बुलाया है, उसने धीमी आवाज में कहा। खूब मूंछों पर हाथ फेरते हुए तजहीका में अंदाज मुस्कुराया और फिर काउंटर के पीछे से बाहर निकला। मेरे साथ आओ। उसने अफसर का बालू थामा और बैठक में घुस गया। हाँ, आप बताओ क्या कह रहे थे? वो दरवाजे की कुंडी चढ़ाकर बढ़ता तो उसकी निगाहें खौफनाक हो चुकी थी। तुम्हें थानेदार साहब ने बुलाया, नौजवान अफसर ने नरमी से थाम लेते हुए कहा। क्या काम है? मुझे नहीं मालूम। सुनो दोस्त, गुलबाज खान गुस्साखाना अंदाज में उसके सियाने पर हाथ मारकर बोला। तुम सादा लिबास में हो इसलिए मैं कैसे कह सकता हूँ कि तुम कौन हो? तुम्हारी ठुकाई करा के बाहर फेंकवा सकता हूँ और ये भी कह सकता हूँ कि तुमने पंगा करने की कोशिश की थी और यहाँ लोग मेरी बात की गवाही देंगे। चाहो तो तुम्हें आबकारी वालों के हवाले भी कह सकता हूँ जो तुम्हारे कब्जे से आला के लुच्चर्स की बरामदगी की कहानी सुनाएंगे जो तुम मुझे बेचना चाहते थे। मगर क्यों? ये सब कुछ तुम क्यों करोगे? नौजवान अफसर ने गुस्से के बावजूद मौका की नजाकत भांप कर कहा। उसने समझ लिया था कि वो नातानिस्तगी में भेड़ियों के कौल में आ फंसा था, इसलिए कि मुझे तुम पर शुबा है। गुलबाज अपनी बाई मूछ मरोड़ते हुए मकाराना लहजा में बोला। मुझे आज तक थाने में से बुलाने की नौबत नहीं आई। मैं सरकारी गाड़ी में आया हूँ जो ड्राइवर समेत अगली नुक्कड़ पर मौजूद है। ओह, तो इस जेब में तुम ही आए हो? गुलबाज खान का लहजा नरम पड़ गया। उस जीप की आमद की इतला तो मुझे तुम्हारे आने से पहले मिल गई थी। ये वहां क्यों छोड़ती है? तो जवान अफसर ताव का कर रह गया। सुना था कि तुम अपने अड्डे पर सरकारी गाड़ी और वर्दी पसंद नहीं करते, इसलिए जीप वहां छोड़कर सादा लिबास में आया हो। तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ये कहते ही उसने दरवाजे कुंडी खोल दी। जब वो अफसर बाहर निकलने के लिए गुलबाज खान की करीब से गुजरा तो उसने मुरबियाना अंदाज में उसकी कमर पर हाथ रख दिया। बुरा ना मानना मेरी किसी बात था, तुम्हारी तरह हमारा पेशा भी ऐसा ही है। हर एक को इस वक्त तक मशकूब समझते हैं जब तक वो खुद को एतमाद के काबिल साबित न करके। वो अफसर वहां से निकलता चला गया। थोड़ी देर बाद ही थाने की हदूद में एक चमचम करती हुई सफेद कार दाखिल हुई। उसमें अव्वल शिस्त से दराजगाद मुसल्लाह आदमी उतरे जिनके होस्टों में रिवाल्वरों के दस्ते चमक रहे थे। उनमें से एक ने अकबी दरवाजा खोला और गुलबाज खान सीना ताने नीचे उतरकर इमारत की तरफ बढ़ गया। नकोद में इशारों से शनासाओं के सलाम का जवाब देते हुए वो सीधा इंचार्ज के कमरे में घुसता चला गया। अंदर पुरतपाक फिक्रों का तबादला हुआ और गुलबाज खान एक कुर्सी पर जम गया। वहां 3 अफसर मौजूद थे। कैसे याद किया मुझना चीज को? उसने बैठते ही सवाल कर डाला। धंधा कैसा चल रहा है? माने के इस लहजे में सवाल किया गया। मंदा है, आप लोगों को देर हिलाकर खिए का खर्च भी नहीं निकल रहा। वो बेपरवाही के अंदाजे बोला। समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। समय में तो हमारी भी नहीं आ रहा गुलबाज खान, दूसरे अफसर ने कहा। इसलिए तुम्हें यहाँ तक आने की तकलीफ थी है। मार्केट में माल एकदम नायाब हो गया है। गुलबाज खान कुर्सी पर पैरों बदलते हुए बोला। किसी कीमत पर नहीं मिलता। बाहर की कोई पार्टी तो नहीं आ गई शहर में? गुलबाज खान हंसा। कोई पार्टी वार्टी नहीं आई, बस ऊपर से माल दी यारा। कोई एक ही पार्टी तो जिंदा नहीं चला रही। बड़ी पार्टी एक ही है जिसकी मुट्ठी में पूरा शहर है। गुलबाज खान यूं बोला जैसे कोई बुजुर्ग नौआमूज बच्चों से मुखातिब हो। जो छोटे मोटे हैं वो अपनी चांदी कर रहे हैं। मिलावट किया वो माल असल से 4 गुना दामों पर बेच रहे हैं। कह रही तुम्हारा अपना मामला है, इंचार्ज उपताए हुए लहजे में बोला। आज कहते है तो कल माल की फरावानी भी होगी और तुम भी सोना कमाओगे। मार्केट बड़ी मुश्किल से बनती है थानेदार साहब। गुलबाज खान उसकी बात काट कर कदरे तंजिया लहजे में बोला। जो कहा कि एक बार दूसरे अड्डे पर लग गए वो समझो हाथ से गए। इन चंद दिनों का असर साल 1.5 साल से पहले काबू में नहीं आएगा। उसी देखना तुम्हारा काम है। इंचार्ज का लहजा फैसला कुन था। हमसे जो वादा है उस पर तुम्हें हर हाल में अमल करना होगा। मैं जो दे चुका उससे ज्यादा मेरे बस से बाहर है। गुलबाज खान ने खुश्क लहजे में कहा। अगले महीने तो शायद ये भी ना दे सकूं। अड्डे पर माल ना हो तो धंधा बड़ी तेजी से चौपट होता चला जाता है। तो फिर अड्डा बंद कर दो, चाहे यह भी करना पड़ जाए, मगर अभी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसने कुर्सी छोड़ दी और उठ खड़ा हुआ। कहाँ चले? इंचार्ज ने अपने बेद के सिरे से मेज की सतह बजाते हुए सवाल किया। ये रश का वक्त है। गुलबाज खान अपनी रशवाज पर निगाह डालते हुए बोला। पैगाम मिला तो दौड़ा चलाया, फिर कभी फुर्सत के वक्त आऊंगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी गुलबाज खान। इंचार्ज नीम वहां आंखों से उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया। अब तुम हमारे मेहमान हो गए हो। गुलबाज खान के चेहरे पर जलजले के आसार उभर आए। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है थानेदार साहब। लहजे ऐसा बरहमी टपक रही थी। बैठो। इंचार्ज बेज जोर से मेज की सतह पर मार कर धाड़ा, फिर 2-3 शकील गालियां देकर बोला। मजाक करूंगा मैं तुझसे? गुलबाज खान खड़ा कीना तोज नजरों से इंचार्ज को घूरता रहा।